सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर आया है बीकॉम नॉन कॉलेजेस का, यहाँ पे उसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस आए थे उसमें पहला क्वेश्चन है कि एटीएम्स कंप्यूटर होते हैं या नहीं। आपको जो एग्जाम्पल देना है बिल्कुल रीज़न के साथ देना और ट्रू या फॉल्स बताना है। तो पहले का जो आंसर है वो है बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जो एटीएम है वो कंप्यूटर ही होते हैं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद हम बैंकिंग वगैरह उससे एक्सेस कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड लगाते हैं और हमें ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो बिल्कुल ट्रू बात है कि एटीएम्स कंप्यूटर होते हैं। अगला है इसमें प्रिंट प्रीव्यू वर्ड्स के अंदर अलाउ करता है क्या एडिटिंग, या आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रीव्यू ऑफ वर्ड डज नॉट अलाउ यू टू डू एनी एडिटिंग। बिल्कुल सही बात है कि प्रिंट प्रीव्यू में हम एडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सिर्फ ऑप्शन दिखाता है जो हमारा प्रिंट से पहले का प्रीव्यू होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस होगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि हम प्रिंट प्रीव्यू में एडिटिंग नहीं कर सकते। थर्ड है इसमें कि एमएस एक्सेल के अंदर आप कॉपी नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते एक सीट से दूसरी सीट पर। तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स होगा, क्योंकि हम बिल्कुल कॉपी भी कर सकते हैं डाटा और मूव भी कर सकते हैं। जस्ट हमें उस पर राइट क्लिक करना है सिलेक्शन के बाद और कॉपी करके हम कहीं भी उसको सीट पर, दूसरी एक्सेल की सीट पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर है वो होगा फॉल्स। अगला है कि आप एडिटिंग करते हैं अगर प्रेजेंटेशन पे, तो क्या आप वहाँ से इंपोर्ट करा सकते हो किसी भी स्लाइड्स को? तो बिल्कुल हम इंपोर्ट करा सकते हैं। हम जो भी स्लाइड लाना चाहते हैं उसको कॉपी करके इंपोर्ट करा सकते हैं, यानी कि पेस्ट करने के बाद वो एक तरीके से वहाँ पर आ जाएगी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। तो ये भी ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू है कि हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन कंप्यूटर नेटवर्क्स ब्रिजेस आर यूज्ड टू एम्पलीफाई रीजनरेट डेटा सिग्नल्स अलोंग द लेंथ ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क में अगर माने तो ब्रिजेस क्या काम करते हैं? रीजनरेट करते हैं डेटा को। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ब्रिजेस का काम होता है, ब्रिजेस हमारे जो होते हैं रीजनरेट करने के काम आते हैं डाटा को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर करता है। तो इसी के आंसर नीचे दिए गए हैं, आप इस फाइल को डाउनलोड करके उसे इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो अनसॉल्व्ड हैं। आप इनके जो भी मैंने पहले 7 चैप्टर बनाए हैं, आपको वो सारे आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। आगे की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जो प्रैक्टिकल है, जिसमें पूछा गया है कि 36 मंथ की आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो इसको भी आगे डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आपको किस तरीके से करना है एग्ज़ाम में, वही आपको करके आना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर पूछा गया है पेरोल सिस्टम कि आपको डीए एचआरए किस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। जो भी अभी मैंने क्वेश्चन 1 पे बताए थे आपके सॉल्यूशंस, वो यहाँ पर मेंशन है, आप आराम से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की बात करें तो वो सारे चैप्टर्स के लिंक आपको पहले ही दिए जा चुके हैं, जो आप डाउनलोड करके उनके आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर लोन शीट का क्वेश्चन है। 10 लाख रुपये 18% पर एनम और 3 साल का लोन पूछा गया है। तो क्योंकि ये लोन जो है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछी गई है मंथली। तो जब हम एक शीट बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से इस तरीके से कॉलम्स बना लेंगे और इस तरीके से वहाँ पर उसके कॉलम्स के नंबर दे देंगे। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का फार्मूला दिया हुआ है पीएमटी रेट को हमने डिवाइड बाय 12 करा, क्योंकि हमें यहाँ पर मंथली कैलकुलेट करना है। रेट के बाद टाइम क्योंकि हमने 36 लिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई बाय 12 कराना होता, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ़ मंथ्स के अकॉर्डिंग निकालना है इंस्टॉलमेंट। उसके बाद पूछा गया है माइनस के साथ हमारा लोन अमाउंट। तो पीएमटी में 3 ही पैरामीटर आते हैं, आपका पहला रेट, देन कोमे के बाद आपका टोटल नंबर ऑफ़ ईयर जितने भी आपने इंस्टॉलमेंट निकालनी है, देन उसके बाद परसेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट। और बात करते हैं कि लोन शीट किस तरीके से आपको बनानी है। तो आपको एक तरफ लिख लेना है मंथ्स, फिर लिख लेना है ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, देन क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमने इक्वल के साथ B1 दे दिया है, यानी कि जो हमारा लोन का अमाउंट है वही हमारा पहले
साल के लिए जो होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। इंटरेस्ट में आपको लगाना है B7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि $B $2, तो ये मैंने पीछे समझाया था वीडियो में कि हमारा जो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, क्योंकि हमें हर रो के अंदर ये चीज़ फिक्स है कि हमारा जो रेट है वो लगेगा 18%, यानी कि नीचे तक जितनी भी रो में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमारा लगेगा यहाँ पर 18%। डिवाइड बाय 12 हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें मंथली EMI निकालनी है। अगले कॉलम की बात करें इंस्टॉलमेंट की, तो हमने यहाँ पे लगा दिया $B $4, इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें जब फिक्स वैल्यू चाहिए होती है तो हमने यहाँ पर जो रेफरेंस उठाया है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस उठाया है $B $4, ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस है। नीचे तक हमें बिल्कुल फिल कर देना है $B $4, कब तक, जितनी भी उसने इंस्टॉलमेंट पूछी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि $B $4 पूरा की पूरा इंस्टॉलमेंट में फिक्स है। क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस का फार्मूला होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस आपका इंटरेस्ट और माइनस आपका EMI जो आप दे चुके हैं। तो पहले साल इस तरीके से हम निकालेंगे, बाकी जो दूसरे साल का ओपनिंग होगा वो पिछले साल का जो क्लोजिंग था यानी कि E7, इसी तरीके से E8 E9 यानी कि जो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग रहता रहेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता रहेगा। बाकी आपको सेम टू सेम फार्मूला लगाना है नीचे, बस आपको ओपनिंग पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस पर। क्योंकि हमने यहाँ B7 लगाया क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे था B7, फिर B8, फिर B9, B10, इस तरीके से B11 12 13 14 15, कहाँ तक, जितनी भी हमसे पूछा गया है वहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितनी है हमसे 36 पूछी गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लोन शीट का एग्जाम्पल पेपर में लिख के आ सकते हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की तरफ पूछा गया है DA HRA, टोटल एम्प्लॉयमेंट्स आपका पूछा गया है, हाउसिंग लोन दे रखा है, कार लोन दे रखा है, PPF दे रखा है और नेट पे पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी एग्ज़ाम में दी गई थी कि DA 10% बेसिक का, HRA बेसिक और DA को जोड़कर 30%, टोटल आपको जो निकालना है उसका पे वो है बेसिक पे, HRA, DA और अदर अलाउंसेस। और नेट पे की अगर बात करें तो जो भी आपका टोटल जो अमाउंट होगा उसमें से टोटल डिडक्शन हो जाएगा। तो इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो आपको किस तरीके से लिखना है कि आपको लिखना है फॉर कैलकुलेशन DA इन C कॉलम। तो C कॉलम में C2 के लिए हमारा जो पहले से ऊपर दे रखा है 10% हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से C3 में भी हमें 10% और आपका C4 में भी 10%, किसका, बेसिक का। तो B2 B3 B4। आगे बात करते हैं HRA की। तो HRA भी D2 सेल में निकलेगा हमारा, D3 में, D4 में, किसका, बेसिक प्लस आपका DA का, क्योंकि ऊपर जो कंडीशन दी गई है वो है बेसिक प्लस DA का 30%। तो यही हमने करा। B2 जो है हमारा बेसिक के लिए है और C2 हमारा DA के लिए। टोटल की बात करें यहाँ पर तो B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2, क्योंकि ऊपर दिया गया है बेसिक में HRA भी जुड़ेगा, DA भी जुड़ेगा और अदर अलाउंसेस जो ऊपर मेंशन है D कॉलम में वो भी जुड़ेंगे आपके। आगे की तरफ पूछा गया है नेट पे। तो नेट पे का मतलब ऊपर आपको कंडीशन मेंशन है कि टोटल जो भी आपका है उसमें से टोटल डिडक्शन हो जाएगा। टोटल मतलब जो भी आपने यहाँ पर लिया है F2 माइनस डिडक्शन में 3 चीज़ें ऊपर मेंशन है। क्या क्या चीज़ें मेंशन है? डिडक्शन में मेंशन है आपका PPF, कार लोन और हाउसिंग लोन, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वो कि इंक्लूडिंग है ये डिडक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हम फार्मूला यहाँ पर उसका अप्लाई करेंगे। G2H2 जो भी हमारा हाउसिंग लोन्स या PPF वगैरह है या हाउस लोन है वो सब कुछ डिडक्ट कर देंगे और अपना नेट पे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे की तरफ पूछा गया है कि एज्यूम करना है आपको 10 वैल्यू x के लिए और 10 वैल्यू y के लिए, और उसको शीट में A2 से A11 और B2 से B11 तक लिखकर स्लोप या इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर x की वैल्यू मान ली है ईयर और y की वैल्यू मान ली है आउटपुट।
तो यहाँ पर 2001 से लेकर 2010 तक जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है A2 से लेकर A11 और B2 से लेकर B11, तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू पास कर दी है। उसके बाद सीधे की सीधे हमने यहाँ पे फार्मूला भी पुट कर दिया है जैसा कि बोला गया है D2 में। B2 से B11 का मतलब है हमारी y एक्सिस वैल्यू, क्योंकि स्लोप के अंदर पहले आता है y एक्सिस वैल्यू देन आता है x एक्सिस वैल्यू। तो इस तरीके से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं और इंटरसेप्ट के लिए भी सेम कंडीशन है, बस फार्मूले का नाम बदलेगा, y एक्सिस वैल्यू देन x एक्सिस वैल्यू। तो इस तरीके से ये पेपर में आपके क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू लिखिए। आगे भी कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि जनरेट करने आपको 50 रैंडम नंबर, यानी कि आपको अपनी मर्ज़ी से A1 से लेकर J5 में कुछ अपनी मर्ज़ी से रैंडम नंबर भरने हैं और उसके अकॉर्डिंग एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर हमने A1 से लेकर J5 तक कुछ वैल्यू रैंडमली लिख ली। उसके बाद हमने सिंपल फार्मूला लगाया कि इक्वल एवरेज A1 से J5, तो J5 तक हमारा पूरा के पूरा कंडीशन है, ये पूरा के पूरा एरिया है हमारा। बस हमें फार्मूले का नाम बदलना है, काउंट फॉर काउंट के लिए, मैक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिन फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें STDEV। रेंज हमारी बिल्कुल A1 से लेकर J7 तक रहेगी। जो भी हमें गिवन है, जो भी हमें बोला जाए, हमें उसी सेल की रेंज लेनी होगी। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उसका आपने सॉल्यूशन देखा। बाकी की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।